नमस्कार मित्रों। इंस्टा बातों बातों में की आज की कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 154वां भाग है, शनिवार का दिन है और आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए सुमन डूंगा जी पधार रही हैं। सुमन डूंगा जी नई दिल्ली में रहती हैं और जानी मानी सांस्कृतिक सचेता है। सचेता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग 20-25 वर्षों से कला जगत में, सांस्कृतिक जगत में उनका अपना एक स्थान है, उनकी एक पहचान है। एक प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़कर उन्होंने अनेक कलाकारों के कार्यक्रमों को संयोजित किया है। वे अपनी ओर से मृदु व्यवहार और मिलनसार और अनेक ऐसे गुणों से लबरेज हैं, खासतौर से कलाकारों के बीच समन्वय। आप जानते होंगे कि यह एक बहुत संवेदनशील कार्य होता है जिसमें बहुत संवेदना के साथ, बहुत अपनेपन के साथ कलाकार से व्यवहार करना पड़ता है, उनकी प्रस्तुति को संयोजित करना पड़ता है। कहीं भी कार्यक्रम हो उनकी सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है। इसमें सुमन जी बहुत गहरे जुड़कर, बहुत आत्मीयता के साथ इस सारे दायित्वों का निर्वहन करती हैं। इस समय वो सेव द आर्टिस्ट करके एक कैंपेन चला रही हैं, एक अभियान चला रही हैं, जिसमें वो खासतौर से कोरोना काल में जो प्रभावित कलाकार हैं और विशेषकर छोटे कलाकार, संगीतकार, उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ गतिविधियों से जुड़ी हैं। इससे पहले कि वो आए, मैं अपने सभी मित्रों का आदर और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सुनीता सिंह जी का, सुंदरलाल मालवीय जी का, राहुल जी का, बेला नेगी जी का। सुमन जी आ गई हैं तो मैं उनको बिना देर किए जोड़ लेता हूं और उनके साथ ही हम अपनी बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सुमन जी को जोड़ते हैं। नमस्ते सुमन जी। नमस्ते सुनील जी। आप देख पा रहे हो मुझे ठीक से हाँ जी। और सुन पा रहे हो? जी, आप मेरा ठीक है कैमरा? हाँ, एकदम ठीक है, फ्रेम वगैरह सब व्यवस्थित है। और मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप एक योद्धा की तरह कोरोना से लड़ भिड़ के जीत कर बाहर निकल आए। और जी। अच्छा लग रहा है कि आप स्वस्थ हैं, सकुशल हैं। और एक बड़ी चिंता जो परिवार में रहती है कई बार, एक किसी भी एक व्यक्ति के बीमार होने से किस तरह पूरा परिवार, और खास तौर से जब परिवार की नारी जो धुरी होती है, स्त्री कहा जाता है, अगर वही इस तरह से संकट में आ जाए तो कैसे मुश्किलें खड़ी होती हैं। मैं आपको सबसे पहले इसका इसी का अभिनंदन करता हूँ, यहीं से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम लगभग मई से शुरू हमने किया था और उस समय लगभग पूरी छुट्टियां थी, कहीं जाना आना नहीं पड़ता था, तो हम इसको रोज करते थे। और कोशिश ये किया कि देश के ऐसे कलाकारों, लेखकों से बातचीत करें जो उनकी लाइफ और क्रिएशन में बहुत सारी वैसे हर एक व्यक्ति के जीवन की कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई कथा होती है जिसमें बहुत सारा सीखने, समझने और अनुसरण करने के लिए होता है, जो कम से कम हम जैसे लोगों को भी एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। और फिर कला जगत के लोग हों तो आप सब मित्रों से हमने परामर्श किया और एक शुरुआत हो गई। बाद में फिर धीरे धीरे अब ये हुआ कि अब सारी जो दुनिया में सब गतिविधियां शुरू हो गई हैं, तो ये कार्यक्रम अब शनिवार और इतवार को हम करते हैं। तो आज आप 154, 154वें नंबर पर आप हो और आपका स्वागत है। सुनील जी, मैं सबसे पहले तो बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके जो इतना प्रतिष्ठित मंच है उसके लिए मुझे आमंत्रित किया। और आप मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मैं आपकी बहुत प्रशंसक हूँ, मैं आपके सारे लेख पढ़ती हूँ तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल लग रहा है। दूसरी पॉइंट कि आपने कहा कोरोना काल, तो हाँ, हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अभी जस्ट एक हफ्ता पहले ही, मात्र 6 दिन पहले ही मैं रिकवर करी हूँ। और कोरोना का समय बड़ा टफ है सबके लिए ही।
पूरी मानव जाति के लिए, सिर्फ कलाकारों के लिए ही नहीं। बहुत शुरू में तो बहुत ही चिंता थी कि पता नहीं क्या होगा, और उसके इफेक्ट्स भी आ रहे हैं कि हर, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, और आपका साइकोलॉजी इतना डाउन है सबका, हर हाँ, जगह सबसे लॉसेस हो बड़ी रहे बात। हैं, जॉब जा रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस जा रहा है। ऐसे समय में सबसे चिंता की विषय है अपने आप को संभालना, अपने परिवार को संभालना। क्योंकि जॉब, कैरियर, प्यार ये तो बन जाता है, लेकिन जब जान सुरक्षित रहे तो ये चीजें भी आ जाती हैं। तो मेरा ऐसा मानना था। और मैंने अपने, जो कोरोना हुआ हमारे परिवार में, पूरे 5 लोगों को हो गया एक साथ। ओहो। तो अरे। ये बड़ा टफ था, जहाँ की हाँ। एक एक इंसान को हो तो आदमी घबरा जाता है, मेरे पूरे परिवार को हुआ। और ऐसे में एकदम सब बहुत चिंतित हुए कि कैसे होगा, पर ईश्वर की दया से मेरा थोड़ा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा है। मैं हमेशा समस्याओं से, हमेशा मैं चाहती हूँ कि उसके सुझाव की तरफ जाया जाए। तो ईश्वर ने मुझे शक्ति दी और मैंने पूरे परिवार को संभाला। उसके बाद आज आप सबके बीच में हूँ, और सभी स्वस्थ हैं, सबका नेगेटिव आ चुका है। डरने की जरूरत नहीं है इस रोग से, सतर्क होने की हम्म। जरूरत है। अपना, डॉक्टर के अलावा अपनी सेहत का ध्यान रखना, दूरी बना के रखना, अच्छी डाइट खाना, समय पे दवाई लेना, और हम्म। अच्छा म्यूजिक सुनना, प्राणायाम करना, हम्म। आयुर्वेद को फॉलो हाँ। करना। ये सब चीजों से हाँ। मैं उभर कर भी आई हूँ। और आज भी मेरा कहीं संज्ञान था IWPC में, वहां पे भी जो भी कोरोना से लड़कर आए हैं, उसके लिए उन्होंने आज एक अभियान चालू किया। उसमें भी मैंने यही बोला कि हम्म। हमेशा हंस खेल के किसी भी समस्याओं को निकालो, तो अच्छी बीतती है मुस्कुराहट के साथ। ये बात तो है, और आपकी मुस्कुराहट के बारे में तो लोग कहते भी हैं कि लाजवाब है। शुक्रिया। हमेशा सारे कलाकारों में, कितने सारे कलाकारों के बीच आप रही हैं, और सबके साथ आपने एक व्यवहारिकता का जो निर्वाह किया है। वो सभी कलाकार मुख्य रूप से तो सबसे पहले वो आपकी मुस्कान से परिचित होते हैं, फिर आपके व्यवहार से, फिर आपकी केयर से। तो ये सब जो है इतने वर्षों में, मैं जानना चाहूंगा कि छोटी उम्र से जब आपने वो संभाला होगा, एक तो ये जानना चाहूंगा कि आप दिल्ली में शुरू से रह रही हैं, या वहाँ आपका परिवार, आपकी पीढ़ी, या विवाह के बाद आप आकर बसी। मैं पहले ये जानना चाहूँ। सुनील जी, मेरे जीवन यात्रा के विषय में शुरू से आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली में ही पैदा हुई और दिल्ली में ही मेरी सारी एजुकेशन हुई। लेकिन ये बहुत सरप्राइज की बात है कि संगीत, कला और संस्कृति से कोसों कोसों दूर किसी परिवार का कोई कहीं से संबंध नहीं था ना, आज भी है। लेकिन मैं थोड़ी हमेशा से चैलेंज लेती रही, और जीवन की यात्रा मेरी शुरू हुई बचपन के बाद। मेरे माता पिता मुझे जल्दी छोड़ के गए। मेरे पिताजी, मैं 3 बरस की ही थी उनकी मृत्यु हो गई। तो बिना बाप के, बिना पापा के, आपका वैसे ही जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है अपने प्रति, आप हर वक्त सजग रहते हैं। हम्म। आपके सपने, आपकी जीवन यात्रा, वो सब थोड़ा हट जाती है। आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कि मुझे खुद करना है। समय से और पहले मैं बड़े हो थोड़ी जाए, ये बात तो आती चैलेंज है। लेने वाली हो गई थी। मैं समय से बड़ी पहले ही हो गई थी, क्योंकि मदर मेरी बहुत बीमार रहती थी। कभी मैंने उनको खड़ा हम्म। देखा नहीं। जब मुझे होश आई तो वो बिस्तर पर थी। तो मेरे फादर के जो पेंशन के काम होते थे, मम्मी को मिलती थी, वो सारे, मैं छोटी सी थी 10 साल की, तब से करती थी। बैंक जाकर उनकी दवाइयां लाना, उनको समय से वॉशरूम लेके जाना, नहलाना, उनको दवाई देना, उनके बाल बनाना, ये सब काम मेरी दिनचर्या थी। जो कि बहुत छोटा बच्चा उसमें आ गए थे, जबकि मेरी भाभियां, भाई लोग बहुत, मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैंने घर का काम कभी नहीं किया था, बट ये ऊपर के काम, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मेरा परिवार ज्वेलर्स हैं, दे आर द रिनाउंड ज्वेलर्स इन दिल्ली। और हम्म। अ, मेरे परिवार की मैं पहली बिटिया थी जो कॉलेज गई, पहली लड़की थी जो जॉब में हुई। और आज ये सब संघर्षों के
फलों का ही नतीजा है कि आप लड़ते जाइए, लड़ते जाइए, लड़ते जाइए, अपने रास्ते के कांटों को हटा हटा के फूल बिछाते जाइए, तो कहीं ना कहीं हम्म, सफलता मिलेगी। और इसका सारा श्रेय मैं आप अपने संस्कारों को देती हूँ, कि जो मेरे बहुत माँ अच्छा। बाप ने मुझे दिए, वही हूं मैं आज। मुझे किसी ने पढ़ाइयों और किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। आपका एक जो बेसिक नेचर होता है, वो हाँ, आपके सही बात। साथ जाता है अंत तक। आज अगर आप किसी कलाकार के साथ इज्जत से रह रहे हैं, तो आप अपने माँ बाप के साथ भी रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि आपके जो बचपन से संस्कार, पारिवारिक आपके जो संबंध होते हैं, जो आपको कमी लगती है कि मेरे साथ ये नहीं हो पाया, तो मैं वो ना करूं दूसरे के साथ। बहुत अच्छे। तो ये वो यही ये बहुत मानवीय सोच है। बस यही छोटी सी सोच है मेरी। और बहुत प्राउड होता है जब मैं अपनी यात्रा देखती हूँ पीछे, कि मेरी शादी एक, मेरी इच्छा से तो, लव मैरिज तो नहीं है, अरेंज मैरिज है, बट मैंने बिजनेस परिवार में रह के मैं देखती थी कि कोई इतने अनुशासन नहीं होता बिजनेस वाली फैमिली में। कैजुअल एटीट्यूड होता है। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे जॉब जो करता हो लड़का, उससे शादी करनी है। तो छोटी थी, इतना पता नहीं था कि जॉब में पैसा नहीं होता इतना। और शादी की तो वाकई में पैसे की कमी थी थोड़ी। तो फिर हम्म। चैलेंज को लिया, पढ़ाई की, फिर से जॉब की, और पति पत्नी ने मिलकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। और ईश्वर की देन से सब अच्छा चलता गया। और मैंने जॉब की 23 वर्ष तक। मैं स्कूलों में, विद्यालय में, मैं पहले तो वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाती थी, +2 लेवल को, गवर्नमेंट स्कूल्स में, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन मेरे पति हाँ, बैंक में, होटल में काम करते हैं, तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो मुझे उनके साथ हाँ। पहले तो काठमांडू जाना पड़ा 5 साल, फिर बनारस रहना पड़ा। तो मेरे को अच्छा। जगह जगह जाने पर संस्कृतियों का, भाषा का, विचारों का, हर चीज का अलग अलग ज्ञान होने लगा, जागृति भी आई। तो अच्छा लगा कि काफी, दिल्ली से बाहर भी बहुत कुछ मुझे अच्छा लगा। और बनारस का तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत यूनिक है। मेरे को जागृति आई अपने जीवन की, मेरी आत्म यात्रा वहीं से शुरू हुई। मुझे पता लगा कि क्या जीवन का अर्थ है। धीरे धीरे मैंने संभाला अपने जीवन को। मृत्यु हुई, मेरे मन को बहुत क्षतियां पहुंची हुई हैं। मेरे आंखों के सामने अब चले गए भाई बहन, कोई कैंसर से, मेरी सिस्टर की डेथ हुई, फिर मेरे ब्रदर की डेथ अभी, 7 साल हाँ, से वो कोमा में थे, अभी कोरोना के दौरान। तो हाँ, यानी जो मैं आपको ये मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है, उसके पीछे बहुत सारे संघर्ष हैं, तकलीफें हाँ। हैं, संघर्ष है। वेदना है। वो तो है। ये दरअसल ये मुस्कुराना जो होता है बहुत प्रयत्न पूर्वक होता है। और क्योंकि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है, वहां पर बहुत सारे आयामों में हमको जीना पड़ता है। और ये एक बड़ी बात है कि इतने सारी तकलीफों और दुख के बाद भी हम जिनसे मिल रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनको हम अ, मुस्कुराहट देते हैं, और उस पर्टिकुलर समय को, उस विशेष समय को महत्वपूर्ण बनाते हैं। वही लौट के भी आता है फिर। आप हाँ, रोते के पास कौन बैठेगा? हर वक्त अपना दुख सही सुनाओगे बात। तो कैसे जीवन चलेगा? सही बात है। तो मैंने 10 साल दिल्ली में आके कॉर्पोरेट में भी जॉब किया, एज जीएम मार्केटिंग और प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट। यानी कॉर्पोरेट लाइफ से भी मैं फिर तंग आ गई। फिर मैंने कुछ ऐसा सोचा कि एक ही जीवन है, सब बच्चे पढ़ गए, सब काम हो गए, जो जीवन की जरूरतें हैं वो भी हो गई। मैंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करके, और मैंने सोचा कि अब जो मेरे बचे हुए साल हैं, मैं अपनी इच्छा से जीऊंगी, अपने सपनों को पूरा करूंगी, मेरी रुचियों पे समय लगाऊंगी। तो मैं स्पिक मैके ज्वाइन किया हम्म। 2011 से एक्टिवली। अदरवाइज तो मैं स्पिक मैके से 2001 से जुड़ी हूँ। करीबन आप 20 साल हो चुके हैं मुझे। तो सूरज जी, जब मैं चेहरा स्पिक, साफ नहीं आ रहा, कुछ नेटवर्क का इशू है थोड़ा बहुत। अच्छा, आप चेक करो, फेस ब्लर हो रहा है।
अभी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। आ गया? नहीं अभी नहीं है। जैसे मैं मेरा क्लियर दिख रहा हुआ फेस, आप अभी? आपको आपका चेहरा। अभी सर? नहीं, नहीं आ रहा? अभी नहीं, क्लियर नहीं है। जैसे अच्छा। बिगिनिंग में था ठीक ठाक, उसके बाद अभी 10 5 मिनट से थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। हेलो? हाँ, वॉइस तो क्लियर है, फेस साफ नहीं हो रहा। पर हम इस बातचीत को चलने दें। आपको आपको कैसा दिख रहा है आपका चेहरा इस मेरे समय? को फर्स्ट क्लास एकदम। आपका नहीं ठीक दिख रहा मुझे। आपका हाँ, वीक लग रहा है। सेम सेम है। पर बाकी जो मित्र देख रहे हैं वो बताएंगे कि दोनों चेहरे क्लियर हैं कि नहीं। पर हम रुक जाते बातचीत हैं अपनी हम। जारी रखते हैं। बातचीत अपनी जारी हेलो? रखते हैं। हेलो। हाँ जी, जारी रखते हैं। हाँ, तो कहाँ पर से बात कर रहे थे हम लोग? मैं बनारस की बात कर रही थी। हाँ बनारस से दिल्ली आए, स्पीक में के ज्वाइन किया। और जब समाज हाँ। सेवा में आ गई तो फिर फुल फ्लेज्ड ही आ गई। स्पीक में के और एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश में एक अलग किस्म के सांस्कृतिक आंदोलन के लिए जाना जाता है। और उसने संस्कृति को शिक्षा के साथ जोड़ने का जो एक उपक्रम किया है, उस तरह से उसकी एक बड़ी आ, पहचान है। सुधा रघुवंश जी कह रही हैं, मैं उनको नमस्कार भी अभी करता हूँ, फोर कि जी पर। सुनील जी का चेहरा नहीं दिख रहा। अच्छा। हाँ, सर आपका पर वीक है मुझे मेरा, पर हाँ मुझे मेरा ठीक दिख रहा है। मुझे भी मेरा बिल्कुल ठीक दिख रहा है। आप, मुझे लग रहा है आप एक बार अपना भी रिफ्रेश कर लें। मेरा दिख रहा है? नहीं, आपका मुझे नहीं दिख रहा। तो सुनीता जी लिख रही है कि मेरा फेस ठीक दिख रहा है। हेलो। हाँ जी। हम बात करते हैं आ रहा है, सुमन नजर जी। आ रहा है कि नहीं? नहीं, दो तरह की स्थितियां हैं। देखिए, सुधा जी ने लिखा कि मैं ठीक नहीं दिख रहा हूँ, सुनीता जी ने कहा कि मैं ठीक दिख रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे को ठीक दिख रहा हूँ, आपका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है ठीक से। मुझे दोनों दिख रहे तो हैं, अब आप भी दिख रहे हैं और मैं भी दिख रही हूँ। हाँ, हाँ तो हम बातचीत को चलने देते हैं, रोक हाँ के। जी। तो तो वो स्पीक। वो जो मैं कह रहा था कि एक स्पिक बेके का जो एक अलग किस्म के सांस्कृतिक आंदोलन में योगदान रहा है, वो बड़ी महत्ता का है, बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल। और आप उसका एक हिस्सा रही हैं। आप किस किस तरह से आप उससे जुड़ी,
कैसे आपके कार्य में विस्तार हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी श्योर। स्पिकमेके का शाब्दिक अर्थ है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। ये एक जी जी। ऐसी संस्था है जो पिछले 43 वर्ष से युवाओं में हमारी सांस्कृतिक प्रतिभाओं को उभारने में, सहेजने में, संवारने में लगी है। और हाँ। विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में निरंतर कार्यक्रम किए जाते हैं, और उसमें जी। बड़े बड़े कलाकार, चाहे सम्मानित पद्मश्री, पद्म विभूषण, उनकी हम्म। शिरकत होती है। और यूनिक है इसका जो मॉड्यूल है, इसका जो काम करने का तरीका है। आज तक मुझे लगता है भारत में इससे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसके संस्थापक हैं पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ, जो आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं और आज भी निरंतर उनके साथ न जाने अनेकों वॉलेंटियर्स लगे हैं जो दिन रात काम करते हैं। और सहयोग में आज पूरे विश्व में हमारे कार्यक्रम होते हैं, 5,000 से ज्यादा इवेंट्स हम लोग करते हैं ईयरली। हम्म। हम्म। और नृत्य है, कला है, इंस्ट्रूमेंट्स है, योगा है, लिटरेचर की टॉक्स होती हैं, मेडिटेशंस होती हैं, होलिस्टिक फूड पर चर्चाएं होती हैं। यानी कोई भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उसके प्रचार प्रसार में स्पिक में के लगा है। हम्म। और आप वाराणसी में थी तब से जुड़ गई या फिर दिल्ली आके जुड़ी है उनसे? नहीं नहीं, मैं बनारस में 2001 में मैं वहाँ, एक विद्यालय था विलियम हेनरी स्मिथ स्कूल, इट वाज ए आईसीएसई बिग स्कूल। इसमें 3,500 हम्म। बच्चे थे। मैं वहाँ उप प्रधानाचार्य थी। तो वहां पे भी कार्यक्रम होते थे। तो वहां पे मुझे एक्सपोजर मिला पहली बार। तो मुझे जब मेरे चेयरमैन ने बोला कि सुमन जी, विश्वमोहन भट्ट आ रहे हैं और इनका कार्यक्रम करना है, आप व्यवस्थाएं देखिए। तो मैंने सारी अरेंजमेंट्स करने पड़ते थे। तो मुझे सरप्राइज हुआ कि एक ग्रैमी अवार्ड विनर एक छोटे से स्कूल में, छोटे से शहर में कैसे आ सकते हैं। मतलब सरप्राइज होता है ना, ये तो इवेंट्स तो बड़े बड़े स्टेज पर होती है, लोग टिकट खरीदते हैं, वहीं देखा जाता है। ऐसा बच्चों के सही स्कूल में बात। लाना, है ना, एक अपने आप में एक अचंभे की बात थी, लेकिन मैंने उसको सीरियसली लिया। हम्म। मैंने पूरी व्यवस्थाओं के बाद मैं क्या करती थी, छोटी सिटी होती थी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देती थी कि कल हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम होने वाला है। तो वो अखबारों में अगले दिन सब जगह आ जाता था, और प्री और पोस्ट दोनों न्यूज आती थी। हम्म। बड़ा मैं इंटरेस्ट लेने लगी। व्यवस्थाएं देखना, बच्चों को पूरे नीचे बिठाना पड़ता है, शूज बाहर लाइन में लगाने पड़ते हैं। हमारा मॉड्यूल बहुत ही नाजुक है, बहुत उसमें छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा जाता है। और हम्म। डिसेंट्रलाइज वे में भी, यानी अगर हमारे जो मॉड्यूल हैं वो हर स्कूल को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कैसे कार्यक्रम होने हैं, तो उसी के सुचारू रूप में मैं भी करती थी। तो मुझे पता था कि इस हम्म। में के क्या है, तो कहीं ना कहीं से जुड़ी रही, हमेशा सुनती रही, देखती रही, पढ़ती रही। और जैसे ही दिल्ली आई तो हम्म। फिर मेरा दिल ही लग गया उसमें। और जब मैं डॉक्टर सेठ के साथ, टीम के साथ बहुत जगह ट्रेवल भी करती थी, तो एक बार बातों ही बातों में हम आईआईटी रुड़की जा रहे थे, तो डॉक्टर सेठ मेरे साथ थे। उनकी टॉक थी वहां आईआईटी रुड़की में। तो वापसी में आते हुए अनौपचारिक बातें हो रही थी, तो मैंने बोला, डॉक्टर सेठ, मैं बनारस में थी तो मैं इतनी पब्लिसिटी करती थी छोटी सी इवेंट की, और दिल्ली में आप हैं, इतना बड़ा हमारा शहर है, यहाँ मीडिया में बिल्कुल मैंने कुछ नहीं देखा। तो काम होना चाहिए मीडिया में। तो डॉक्टर सेठ की हैबिट है कि उनको कोई अच्छा काम बताता तो वो कहते हैं आप करो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मीडिया तो तुम संभालो मीडिया। तो करते हम्म। करते मैं मीडिया की प्रभारी बन गई। और मैंने बहुत, मैं ना की फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी मेरी मीडिया की, लेकिन मैंने प्रयत्न से, पढ़कर, मेहनत से, दिन रात अच्छे मिशन के साथ मीडिया को अप्रोच किया। और करते करते आज मैं 8 साल से मीडिया प्रभारी हूँ। और बड़े प्राउड के साथ कहती हूँ कि बहुत मेरे को सफलता मिली है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग हो जिसमें फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कितने नेशनल टीवी चैनल्स हैं, हम्म। स्टेट लेवल पर कवरेज है, चाहे प्रिंट मीडिया है, हर जगह स्पिक हम्म। मैके को सफलता मिली। मैं तो एक एक छोटा सा माध्यम हूँ जो काम करती हूँ, अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा देती रही।
जैसे हर क्षेत्र में जो फंड रेजिंग वाली टीम है वो अपना काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन वाली हाँ। टीम अपना काम करती है, आर्टिस्ट केयर वाले अपना करते हैं, ऐसे ही मीडिया का मैंने प्रभार संभाला। हम्म। ये उदय शंकर जी लिख रहे हैं, स्कूलों तक शास्त्रीय संगीत को पहुंचाने में स्पिक मैके का अविस्मरणीय योगदान है। आपका बहुत हृदय बहुत से धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी सर, ये उदय शंकर वास्तव में जी। मतलब मैं इसी बात को देखता हूँ कि संस्कृति को शिक्षा से जोड़ने वाला जो, नहीं तो जो आयोजनों में परफॉर्मेंस होता है, कलाकार आए, उन्होंने जो भी प्रस्तुति की, अपना वापस चले गए। लेकिन जो नई जनरेशन है, अपने आप में एक बड़ा चैलेंज ये है कि नई जनरेशन तैयार हो संस्कृत सांस्कृतिक समझ वाली। हमारे यहाँ अभी एक बहुत बड़ा आपने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि ये कठिन चुनौती ये है कि हमारे यहाँ नई जनरेशन की श्रोता नहीं है। जी। नई उम्र में 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28 साल की जो नई जनरेशन है, वो सिनेमा के प्रति तो आकर्षित है, लेकिन आपको किसी संगीत सभा में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का गायन सुनते हुए कोई ऐसे रसिक मिल जाएंगे, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वो जो श्रोता जनरेशन है या दर्शक जनरेशन है कल्चरल आयोजनों की, वो सब 50 से नीचे नहीं है, 40 से नीचे नहीं है। नई जनरेशन क्यों नहीं तैयार हो रही, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? मुझे लगता है कि आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन अभी चेंज हो रहा है समय। अभी पिछले कुछ सालों में न्यू जनरेशन भी इसमें जुड़ रही है, और उसका श्रेय सोशल नेटवर्किंग को भी जाता है। और ना जुड़ने का कारण ये है कि एक्सपोजर नहीं है सर, माध्यम नहीं है नहीं, कि जो देख। हमारी जो धरोहर है उसको, जैसे कितने ही तरह के वाद्य यंत्र हैं, कितने ही तरह के नृत्य के प्रारूप हैं, कितने ही संगीत है, भारतीय संगीत है, कर्नाटक संगीत है, और नृत्य में कथक है, मोहिनीअट्टम है, ओडिसी है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ धरोहर है हमारी संस्कृति की। उसको सहेजने में, संवारने, उसका एक्सपोजर देने में बच्चों को नहीं पता है कि हमारे पास इतना कुछ है। मुझे लगता है उसी की कमी है। अगर हमें हमारे विद्यालयों में शुरू से, हमारे मीडिया में, अवेयरनेस में, सेमिनार में ज्यादा अगर इस पे ध्यान दिया जाएगा तो हमारे बच्चे, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारी संस्कृति की तरफ नहीं आएंगे। ऐसा मेरा विचार है। आप ही देखो आप ही देखो कि कलाकार तो नई जनरेशन में आते हैं, युवा कलाकार, युवा नृत्यांगनाएं होंगी, युवा म्यूजिशियन होंगे, गायक होंगे, युवा श्रोता नहीं। युवा अब श्रोता श्रोता कम है। को, वो युवा बॉलीवुड दर्शक का कम है। अट्रैक्शन इतना है उसमें, ये आजकल के एक बड़ा बच्चे, हाँ, कल्चर के लिए बड़ा स्ट्रगल है। और अगर बहुत है। साहित्य का आयोजन आपने, लिटरेचर का कोई आयोजन करिए, तो वहां उतने भी ना आएंगे को नई हाँ, जनरेशन के। ये तो है। तो लेकिन श्रोता वर्ग भी अब उच्च उच्च जो मैच्योरिटी की एज है वहां तक सिमट कर रह गया। स्ट्रगल तो बहुत कर रहे हैं हम लोग भी, इसी कारण की वजह से। लेकिन हम भी तो मुझे लगता है इसको इसको अ, जो आपका जो मोटो है स्पीक मैके का, वो यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थानों में जाकर गायन वादन या नृत्य के साथ साथ उसको एजुकेट करने का, वो बिल्कुल अच्छा है, वो वही है जो इसकी जरूरत है। सर, मैं इसमें ऐड भाई। करना चाहती हूँ कि ये मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं हम लोग। इट इज नॉट फॉर हाँ। एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट फॉर टीचिंग। आपके अगर इंस्टीट्यूशन में कोई कलाकार आ रहे हैं तो 1 घंटे में आप सीखेंगे थोड़ी, खाली एक्सपोजर ही हो पाएगा। नहीं, लेकिन वो अपने जीवन की दो अच्छी बातें अगर बता के जा रहे हैं, तो वो उन बच्चों के लिए बड़ी कल्याणकारी होगी। बिल्कुल, और ये है, कल उनका हमारे यहाँ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है। उसका अर्थ ही यही है कि पहले बड़े कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद 15 मिनट का सेशन होता है जिसमें बच्चों के क्वेश्चन लिए जाते हैं कि ये बांसुरी कैसे हम्म। बनी, सितार कैसे बनी, इसका कितने तरह के राग हैं, आप क्या, कैसे, किस वक्त आप प्रैक्टिस करते हैं। वो बच्चों के प्राइमरी क्वेश्चंस के भी जवाब देते हैं, इतने बड़े बड़े कलाकार। कोई ऐसी घटना दिलचस्प आपको यादगार हो किसी कलाकार से जुड़ी हुई? इतने सारे कार्यक्रम आप करते हो,
किसी बच्चे का कोई यूनिक सवाल हुआ हो, या खुद आपके साथ कोई घटना घटी हो ऐसी जो कलाकार के साथ आप किसी यात्रा पे, लंबी यात्रा पे गई हो, या बातचीत पे कुछ ऐसी बात बहुत समझ में आई सारी, हो जो आपको जो इस तरह से बहुत कुछ। सारी हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि पिछले साल मैं आईसर कोलकाता गई, कल्याणी में। हाँ। वहां पे 4 दिन की विरासत थी और बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजन था। सवेरे 4 बजे योगा होता था, उसके बाद श्रमदान, फिर कार्यशालाएं, फिर दिन में सिनेमा क्लासिक्स, और शाम को फिर प्रस्तुति होती थी बड़े कलाकारों की। बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन था। और कल्याणी कलकत्ता से बहुत 3 घंटे का सफर है, काफी दूर था। तो कंफ्यूजन हुआ, और उन दिनों कुंभ चल रहा था। कुंभ, हाँ। बहुत सर्दी भी थी। तो हाँ। रोनू जी का कार्यक्रम था, उसके बाद हम्म। किसी और कलाकार का। पहले रोनू जी का होना था, तो रोनू जी की फ्लाइट आई कलकत्ता, और कलकत्ता से उन्होंने कल्याणी डाल दिया, और वो जीपीएस उनको कहीं और ले गया 3 घंटे के लिए। अरे वाह। और आजकल की टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा ही है। तो जैसे ही हाँ। वो हाँ। आए, हाँ, 12 बजे वो उन पहुंचे, और उनका कार्यक्रम का टाइम भी 12 बजे ही था। तो वो बहुत थके हुए थे, तो एकदम डिसीजन लेना पड़ा कि इंटरचेंज करना है। तो फटाफट जो दूसरे कलाकार थे, वो अपनी तैयारी वो के हिसाब प्रिपेयर से ना थे हो। कि मेरा बाद में, हाँ। तो फिर ऐसे में फटाफट मैं उनको पर्सनली डाइनिंग हॉल ले गई। फटाफट, अभी उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, तो मैंने धीरे से उनसे रिक्वेस्ट करी, रोनुदा आप कैसे हैं? तो बोलते हैं मैं ठीक हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे को ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो कहते हैं मेरे को पता है तुमने क्या रिक्वेस्ट कर दिया। मैंने कहा आपको बिना बताए कह रहे हैं, हाँ तुम चाहती हो कि मैं सीधा स्टेज पे चला जाऊं, तो चलो जाओ लगाओ, मैं कपड़े अपने चेंज नहीं कर रही, मैं सीधा स्टेज पे आ गए वो। तो ये ऐसी बहुत सारे संज्ञान हैं कि इतने बड़े बड़े कलाकार बिना नखरे के, बिना किसी अपनी महानता का, अपना ईगो को आड़े लाते हुए, एकदम इतना आत्मीय होके सहयोग करते हैं कि बहुत सीखने को मिलता है कि हम लोग भी ऐसे हो सकते हैं। रोनुदा है इस तरह की, बिल्कुल बच्चों की तरह, और बहुत हाँ, एक अपनेपन के तरह की साथ मिल के। मेहमान। और हाँ, उनका उनके उनकी उनके साथ जितना भी समय मिलता है किसी भी रूप में, वो बड़ा यादगार रहता है। रहता है। और दूसरा, मेरी कुछ तो यादें बहुत सारी हरि जी के साथ बहुत है। हरि पंडित जी जी, की हाँ। तो, हाँ, हरि जी का तो जितना बड़ा मस्त है ऊंचा वो। कद है, ओहो, इतने नॉर्मल इंसान है वो आपके साथ। मैंने ट्रैवल भी किया, कार्यक्रम एक एक दिन में 3 3 जगह उनके कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा। तो उनकी बातें मुझे हमेशा से याद आती हैं। जैसे ही एक बार हम लोग शिव नाडर यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो मैंने रास्ते हम्म। में उनको बोला कि हरि जी, जबकि मुझे पता है उनको सब पता होता है, तो मैंने बोला हरि जी हम पता है कहाँ जा रहे हैं, शिव नाडर यूनिवर्सिटी। तो बोले अच्छा कौन है वो? मैंने कहा वो एचसीएल के ओनर है। तो कह रहे अच्छा, तो बड़े आदमी होंगे वो तो। मैंने कहा जी सर। तो कहते हैं कि फिर हमें आज लैपटॉप मिलेगा वहां पक्का। और मतलब हंसाना खिलाना, नॉर्मल रहना। इतना बड़ा कलाकार इतनी जीवन की साधना करके एक पूरी दुनिया का एक आइकॉन है ना? और वो, तो भोपाल में एक बार आए थे, तो यहाँ से प्रेस टूट पड़ती है इंटरव्यू करने के लिए। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थी एक मैडम, उनको इंटरव्यू करना था। वो आराम करना चाहते थे, शाम को कार्यक्रम था, अवॉइड कर रहे थे, पर अंत में मान गए। तो जब वो इंटरव्यू करने आई, बैठी कुर्सी में, तो फिर एकदम से उसने बोला, बोले ये तो कभी नहीं बनता कि टिकट भेज के बोले हमको बुला रहे हो, इंटरव्यू अच्छे से करो। अब इन लोगों ने बुलाया तो इंटरव्यू करने आ गई। बोल देते। बोल देते हैं। तो हाँ, तो वो हरिप्रसाद जी बहुत डायनेमिक व्यक्ति। मैं दिल्ली में बहुत भी जैसे कई बार एनर्जी, वो हमारे। उनका एनर्जी लेवल इतना जबरदस्त है ना। ऊर्जावान इंसान है। आप चलेंगे तो आपसे आगे भाग जाएंगे, पता है, इतनी हाँ, तेज दौड़, चलते हैं। बिल्कुल दौड़ते हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पे कई बार हम जब हमारी मीटिंग्स में या किसी में वो आते थे, मैं उनको लेने जाता था, तो मैं देखता था कि कोई ना कोई दो सेवक उनके पहले से खड़े थे, भक्त लोग, और खूब सारा थैली भर के पान वान लगा हुआ बनारसी पान का वो पकड़ा देते थे। उतना करके पैर हाँ, छू के चले जाते थे कहाँ।
और वो बस अपना रख के साथ में बैठे, और फिर तो एक बहुत शाही तबीयत के कलाकार। बहुत। मेरे को एक अच्छा, उनसे बहुत। एक बहुत भावनात्मक भावनात्मक इंटरव्यू दिया था मुझे। तो मेरी अपनी भी धरोहर है वो। मैं एक बताइए। साक्षात्कार की किताब प्लान कर रहा हूँ, तो मैं उसमें वो शामिल रहेगा इंटरव्यू। मदर को जैसे उन्होंने याद किया, आपने जैसे कहा था ना कि वो बस छोटी उम्र में पिता नहीं रहे, तो उनकी माँ भी जब वो बहुत छोटे थे तो नहीं रहे। तो बोले हम जब स्कूल जाते थे तो हर एक हमारे जो छोटे छोटे साथी थे, उनकी माँ उनको स्कूल छोड़ने आती थी, तो बोले हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे अपने घर में, और पूछते थे कि हमसे क्या गलती होगी, हमारी मम्मी क्यों नहीं है। ए- ए- मैं उस क्षण कांप गया जिस तरह से उन्होंने बोला। बहुत लंबी बात, बहुत कई सारे। तो ये सब इतने महान कलाकार हैं, इनका जीवन कितनी कठिनाइयों से संवरा बना और समृद्ध हुआ, ये हमारी धरोहर है। इन सब के साथ, इनकी संगत में, इनकी सेवा करके थोड़ा सा भी अगर पुण्य प्राप्त कर लो तो धन्य हो जाते हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल, मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतने इतने बड़े कलाकारों की सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। अच्छा, आपका एक फोटो जो ट्रक चलाते हुए है, वो क्या है, ट्रैक्टर चलाते हुए? वो आपने देख लिया? तो हाँ, फेसबुक में मैंने देखा, तो मेरे का पूछूंगा कि ये क्या मसला है। ये दिव्या जी मसला। नमस्ते कर रही है, दिव्या गोस्वामी जी, कथक की बहुत अच्छी कलाकार है। हाँ। जी। तो वो ऐसा है ट्रैक्टर कि में क्यों? ट्रैक्टर में यह है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ किए, हर जगह प्रयोग भी किए, और जहां भी लिखने का काम आया हो, पढ़ने का काम आया हो, बोलने का काम हो, हर जगह मैंने एक्सपेरिमेंट भी किए और उसको अपना जीवन में उतारा भी, कंटिन्यू भी रखा। हम्म। तो 2014 की बात है, और मेरे को एक दिनेश जी हैं दूरदर्शन में, उन्होंने कांटेक्ट किया कि एक एड फिल्म बन रही है, एस्कॉट, एस्कॉट ट्रैक्टर है जो, उसकी एड हम्म। फिल्म है। और हमने, आप अगर उसमें रोल है छोटा सा, आप तैयार हैं? एक रिच लेडी का लुक है और मेरी वाइफ बनना है, और ट्रैक्टर में लेकर आऊंगा और उसकी पूजा करना है, और काफी कुछ लंबा सीन है। तो मैंने बोला, मैंने कहा हाँ हाँ मैं कर लूंगी। तो यस करा मैंने। तो फिर उन्होंने डायरेक्टर को 30-20 आई मीन फोटोग्राफ्स भेजी। तो फिर मुझे 3 दिन बाद फोन आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे जाना पड़ा करनाल, और वहां बड़ी खेतों में ट्रैक्टर काफी देर उन्होंने चलाया, और फिर आता है तो मैं उसका पूजन करती हूँ, उसका स्वागत करती हूँ, प्रमोशन की तरह। एड फिल्म थी, तो वही आपने सीन देखा, और वो बहुत चर्चित रहा, हम्म। और काफी जगह उसका प्रमोशन हुआ। और उसके बाद एक रासा रेजिडेंसी 3 साल बाद, फिर उन्हीं ने एक और एड फिल्म करनी थी, तो उनको बोला गया कि इसमें भी आपकी वाइफ सुमन जी बनेंगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें वो प्रमोशनल सीडी थी, उसमें भी मेरा छोटा रोल था, वो भी काफी सफल हम्म। रही। तो मैंने एक्टिंग में भी आजमाया, हो गया। ये भी तो एक जीवन के पहलू ही है, हाँ आप हाँ, करते सच रहिए, में ये तो नॉर्मल है। बात है। लाइफ को उस तरह से जीना चाहिए। एक बार लाइफ आपने कहा लाइफ था को कि, जीना, लाइफ को हाँ, कि कंफर्टेबल होके पूरी लाइफ में सब आयामों में अपने काम करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जीवन एक ही बार मिलता है, उसको अच्छे से जीना चाहिए। और आपके इधर जो लेकिन जी। आप अभी आपकी बात पूरी हो जाए, फिर मैं हाँ, कहूंगा। मैं जीवन में मैंने बहुत कुछ, शादी से लेकर बात तक, जॉब वगैरह करनी और लिखना, मैंने लिखा बहुत है। जब से मैं स्टिक मैके में आई, मैंने कभी लेखक नहीं थी, लेकिन अभी मैं लिखती हूँ अपने विचारों को, आर्ट एंड हाँ। कल्चर पर। और मेरे को रागों का और इतना ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं एक कलाकार के जीवन पे लिखती हूँ कि आज अगर हरि जी हैं तो उनके पीछे उनकी कितना संघर्ष है, उनकी क्या यात्रा है, उनकी क्या रुचियां हैं, उनके संस्मरण क्या है, ताकि पढ़ने वालों को कुछ उससे इंस्पायर हो सके, हल्की हम्म, फुल्की बातें। तो उसी ये बात तो विषय है। पर मैं निरंतर लिखती हूँ, और खुद भी मैं अभी काफी आपने काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल आपने अंग्रेजी में लिखे।
पूरे पूरे पेज हाँ के। जी। हाँ, मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ, उसमें पायनियर में मेरे आर्टिकल आए हैं, लेकिन सभी स्पिक मेके के कार्यक्रमों की प्रेस रिलीज बनाते बनाते काफी प्रैक्टिस हो गई लिखने की। तो हम्म, मैंने एमए हिंदी में किया है, उसके बाद मैंने बीएड किया है, एमएड किया है, एजुकेशन में रही हूँ। तो लिखना पढ़ना तो शुरू हम्म। से ही बस विषय बदला। तो लिखना अभी और पॉलिश होगा, धीरे धीरे लिखा जाएगा, समय भी चाहिए होता है ये। जब से फोन आ गए हैं, लिखना पढ़ना थोड़ा कम हो गया है। हाँ, ये बात तो है कि बहुत सारा समय इसमें निकल जाता है। जी मैं लेकिन एक बात है कि अ, कला कला संस्कृति विषयों पर जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हो अपने थॉट, तो वो लगता है कि उसमें आपका अनुभव जुड़ा हुआ है गहरा। हाँ, मैं अपना ही लिखती हूँ, कोई भी पढ़िए। मैं उन्हीं कलाकारों पे लिखती हूँ जिनके साथ मैंने काफी कार्यक्रम कोऑर्डिनेट करे हुए हैं। मैं काफी करीब से उनको देखा है, उनकी हर चीज को। और हाँ। जैसे शाहिद परवेज जी हैं, दिल्ली हाट में कार्यक्रम कराया था उनका मैंने। तो मेरा उसमें काफी कोऑर्डिनेशन मेरा ही था। मैं आपको बताऊं कि वो इतना बड़ा उनका जो सितार है, वो कलाकार हम्म। किसी को छूने नहीं देते कि आप, हम कहते हैं ना कि हम आदर से के साथ हम अंदर रख देते हैं। हाँ, उस हम कलाकार उठा को लेते हैं। अपन नहीं, वो खुद ही उठा के रखते हैं, क्योंकि वो उनकी जान है, धरोहर है, उनकी सबसे मूल्यवान चीज है। तो ये भी गुण है ना, हम्म। छोटा सा। हमें इस ये छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत प्रभावित करती रही जीवन में, और मैं अपने जीवन में भी उतारती हूँ उनको, कि अपनी हम्म। वैल्यूज को फिर से चेंज करना, और हर एक इंसान के प्रति कंपैशन रहना। सही। ये सब मैंने इसी से सीखा है। और मैंने इसके अलावा भी बहुत काम किया है, जैसे अभी सेव द आर्टिस्ट आपने बोला था, हाँ, या आपने, वो हाँ एक बहुत, हाँ, एक कोरोना काल के में आपने एक नए नए कैंपेन को, अनुष्ठान को शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर आप कला जगत का एक हिस्सा बनते हो किसी भी रूप में, कितनी भी नजदीक से, कितनी भी दूरी से, या कितनी भी मध्यम अ, संभावनाओं के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एक कूलनेस और एक संवेदनशीलता आप पे जो पनपती है, वो कहीं ना कहीं बहुत आपको उद्वेलित करती है समय के साथ, जब समय प्रतिकूल होता है खासतौर। तो ये जो समय 7-8 महीने का रहा है, ये बहुत प्रतिकूल रहा, अभी भी प्रतिकूल है स्थितियां। इससे फर्क फर्क ये पड़ा है कि लोग फाइट करना आ गया है लोगों को। अभी आगे। आरंभ में बहुत भय था, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं था। लेकिन आपसी हिम्मत और हौसले से, जैसे अगर दो निरोगी बात कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं। तो आप कहीं ना कहीं अपने सर्किल में कंफर्टेबल हो सकते हो। लेकिन अपरिचित जगह में, लंबी दूरी की जगहों पे जाने में, जहां हम किसी को नहीं जानते, वहां हमको नहीं पता होता कि कौन किस प्रकृति का है, या किस तरह की उसकी शारीरिक क्षमता, इन्फेक्शन वगैरह, और ये कितना सह सकता है, कितना नहीं सह सकता, या कौन बीमार है, हमको नहीं पता होता। वहां पर जाकर जो संक्रमण कई बार पकड़ता है, या जो भी स्थिति होती है, वो कष्टकारी होती है। लेकिन अ, ये एक है कि आप अगर एक अपने लिमिटेड ऑब्जर्वेशन में हो, और रोजमर्रा के जीवन में जिन लोगों से आपका सामना होता है, आप उनको देखते रहते हो कि वो लगातार, उनकी तबीयत ठीक है, वो निरोगी है, वो बीमार नहीं है, तो आप उनके व्यवहार में आ सकते हो। आखिरकार होता ही है कि जैसे अब आप लोग, अंत में हम लोगों ने ऑफिस जाना शुरू किया, बॉस बुलाएंगे तो जाएंगे ही, या उन्होंने कहा कि मंत्रालय जाना है तो जाएंगे ही। बचेंगे कहाँ तक? नौकरी तो करना है, जीवन तो है। तो अब इसमें फाइट हाँ करना आ गया कि हमको अंत में, पहले तो हम डरते थे कि अरे ये ऑफिस क्यों बुला रहे हैं, ना बुलाए तो अच्छा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि अब जा रहे हैं तो फिर ठीक है, हाथ धोकर जा रहे हैं, मास्क बांध कर जा रूटीन, रहे हैं। ये रूटीन हो गया सबका। इसमें बहादुरी आई है थोड़ी सी। आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सेव द आर्टिस्ट की मैं थोड़ी आपको स्टोरी सुनाती हूँ, कैसे क्रिएट हुआ। हाँ, जैसे जरूर। ही कोरोना शुरू हुआ, तो जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि
21 दिन का लॉकडाउन है, तो तब तो लोग बड़े खुश थे कि वाह पिकनिक होगा, सब घर में रहेंगे, बनाएंगे खाएंगे। खूब बनाया, खूब हाँ, खाया। शुरू में। घरों की सफाई करना। अगर हम ऊपर नीचे रहते हैं तो दोनों परिवारों को हम लोग घर, हम एक दिन हमारे घर आपस में ही मिलजुल रहे थे। सुनील जी। हाँ, नेटवर्क का कुछ विषय आ गया था। आ रहा है? अच्छा। हाँ, अभी आया बीच में। बीच में क्या कुछ फोन आ गया था क्या? मेरा तो नहीं आया। अच्छा, ब्रेक हो गया था बीच में। हाँ, नेटवर्क का होगा, ये तकनीकी तो थोड़ा धोखा देती है बात। तो हाँ। शुरू के समय में तो अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही ये लंबा होता गया तो मुझे आदत थी कि कार्यक्रमों में बिजी रहना, रोज बाहर जाना, और वो सब बंद हुआ तो मैं एक दिन बैठी, मैंने कहा बहुत कैसे समय पास किया जाए। और बहुत सुनने को भी मिला कि कलाकार जो है, जो सहकर्मी हैं, जो लोग हमारे नृत्य के कलाकार हैं, या बुनकर हैं, या नाविक हैं, बहुत ही स्ट्रगल से, क्योंकि टूरिज्म बंद हो गया, ट्रैवल बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो कैसे किया जाए। तो ऐसे में मैंने सोचा कि मैं कुछ काम शुरू करती हूँ। तो मैंने सेव द आर्टिस्ट का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया, और उस पर मैंने मंजरी जी, सुनंदा जी, कमला शंकर जी, और कमाल साबरी जी, रोनू जी, विवेक सोनार जी, सबसे पर्सनली फोन पे बात की और उनको अपना विषय बताया कि मेरे को इस विषय पे काम करना है, मुझे आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने मेरा हम्म। सहयोग किया, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि कोरोना में कैसे हम अपना आत्मबल बना सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार को, पैसा नहीं था लोगों के पास, रोज की हम्म। तनख्वाह आने वाली बंद होगी, कार्यक्रम नहीं, सेमिनार नहीं, कोई प्रदर्शनी नहीं, पैसे भी नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट के आर्टिस्ट के हाँ। कितने ही प्रोडक्ट्स हैं, देखिए कुछ नहीं बिक रहा। हाँ, और खास तौर से तो कलाकारों के साथ साथ संगीतकारों का जो हाल खराब हुआ वो तो बहुत ही हाँ, कठिन। क्योंकि संगीतकार तो मतलब बहुत कलाकार पर निर्भर रहे हैं। और एक बहुत कलाकार खराब। के साथ पांच पांच संगीतकार सरवाइव करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान उन सब के लिए होता रहा। हाँ, और वो उससे फाइट करते रहे। तो जब ये कलाकारों ने मेरी मदद करी और अपने विचार रखे उस मंच पर, उसके बाद मैंने उसके उसकी हर हफ्ते एक बड़े कलाकार को लेकर लाइव सेशन शुरू कर दिए, 1 घंटे के, जैसे आप करते हैं। उसका मॉड्यूल ये था कि किसी बड़े कलाकार को लाकर छोटी छोटी समस्याओं की वीडियोस चलाना बीच में, और हमारे देखने वालों को आई मीन अवेयर करना कि उनकी समस्याएं क्या हैं, और उसकी हल पर डिस्कशन करना, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो। क्योंकि जब हम किसी समस्याओं को डिस्कस करते हैं तभी तो उसका हल निकल सकता है ना। सही बात है। तो मैंने ये छोटे छोटे प्रयास किए, और इसमें मेरी 12 कड़ियां हो चुकी हैं, और नेक्स्ट वीक आप भी उसमें आ रहे हैं। और बहुत सफल जा रहा है, लोग हम्म। बहुत पसंद कर रहे हैं उस कार्यक्रम को, और उसके हर वीडियोस को 10,000 से ज्यादा लाइक्स हैं। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, और जैसे अभी मणिमाला है, जैसे नेशनल अवार्डी हैं, उनकी हाँ। पेंटिंग्स हैं, उन उन उनसे पर्सनली बात करनी, फिर उन पे लेबलिंग करानी, कितने क्या है उनका प्रोडक्ट, उनका फोन नंबर लेना, फिर अपने उस पेज पर चलाना, उसको काम मिलने लगा, उसके प्रोडक्ट बिकने लगे। तो छोटे छोटे प्रयासों से हम बूंद भर रत्ती भर हेल्प कर रहे हैं, और हमें सफलता मिल रही है, क्योंकि मैं निरंतर करूंगी ये। नहीं, ये अच्छा है। और इधर एक लंबी सक्रियता के बाद जब जिस तरह का वातावरण है कि आप घर में रहकर भी या अभी बाहर निकलना या उतना ज्यादा
व्यवहारिक रूप से हर एक से संपर्क में आना, आयोजनों का होना, जो गतिविधियां हैं वो बहुत प्रभावित हुई हैं। ये सब जब संभव नहीं हो पा रहा है तो उसके जितने भी रचनात्मक विकल्प हैं सक्रियता के, उनको हम अपने से जोड़कर इस पूरे समय को सह सकते हैं, जी सकते हैं, बल्कि इस समय से जी सकते हैं। बिल्कुल। सुनील जी, आपको सुन क्या किया जाए? फिर फिर रुक गया था। आपके नहीं आ रहा अभी भी, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप मुझे दिख रहे हो लेकिन बहुत उस तरह से साफ नहीं दिखाई दे मुझे रहा। मुझे भी आप नहीं आपका दिखाई दे रहे। है थोड़ा सा। हाँ, हाँ। 2-4 मिनट ही बचे भी हैं, 5 मिनट। सुनंदा जी का स्वागत है। सुनंदा जी लगभग उस वक्त आई हैं जब हमारे जाने की बारी है। हाँ जी, अभी देख पा रहे हैं। हाँ जी, सॉरी, बहुत क्षमा चाहिए मुझे ये तकनीकी की वजह से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब ये थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। आप मैं आप उस बात को याद कीजिए जहां से डिस्कनेक्ट हुआ है, उस बात को पूरी कीजिएगा।
हाँ, मैं सेव द आर्टिस्ट की बात कर रही थी कि हमारे छोटे छोटे प्रयास बहुत सफल जा रहे हैं, और हमारे लाइंड अप हैं ऑलरेडी 8 से 9 कलाकार जो अगले हफ्तों में आने वाले हैं, और बहुत हम्म। प्रतिष्ठित लोग हैं उसमें। और हमें बहुत सफलता मिल रही है, और हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसमें। और हम वेबसाइट बना रहे हैं, पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के कलाकार अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। यानी जो भी हम हेल्प कर पाएंगे पक्का करेंगे। हम्म। हमारे इरादे भी ऊंचे हैं, हमारे हौसले भी ऊंचे हैं, और हमें सफलता भी मिल रही है, सहयोग भी मिल रहा है। अभी सुनंदा जी ज्वाइन हुई हैं, तो मैंने तो उनसे शिकायत कर ली कि आप ऐसे वक्त आई जब हम लोग की जाने की बारी है। सुनंदा जी का भी बहुत सहयोग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आपको ये मैं बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सुनंदा जी से ही शुरुआत हुई है सेव द आर्टिस्ट की। उनका ही अच्छा अच्छा। सबसे पहले सहयोग है। मैडम जी, आपको मेरा प्रणाम, सुनंदा मैम। बहुत, हमारे देश की बहुत गुणी कलाकार हैं और हमें उन पर बहुत प्राउड भी होता है, गर्व गर्व है, होता है। बहुत अच्छी है, बहुत ही। और उसी तरह का उनका व्यक्तित्व है। बहुत इस हम्बल बात की है। भी खुशी होती है कभी कि उनसे हमारा परिचय है और मित्रता है। तो कभी ये ना नहीं करती हैं। सचमुच में। हाँ और हाँ। एक और मैं उनके तो लिए तारीफ का एक और मेरे पास शब्द है कि एक ब्लाइंड स्कूल है, वहां पे कार्यक्रम होना था। तो मैंने सोचा कि किसको लेके जाऊं, तो मैं सुनंदा जी को लेके गई थी 2 साल पहले। क्या सुंदर कार्यक्रम वो रहा कि हम सब की आंखों में बस इतने आंसू आ गए बच्चों को हर्षित देखकर। उसके लिए भी सुनंदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद करूं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इमोशनली और क्रिएटिवली आपने जो कुछ अचीव किया, और इतने वर्षों में लगातार काम करते हुए कितने सारे कलाकारों को एक सूत्र में जोड़ा, व्यवहार बनाया। और अभी भी कलाकारों के प्रति आपकी जो संवेदना है, सहानुभूति है, वो सेव द आर्टिस्ट के रूप में प्रकट हुई है। मैं कामना करता हूँ कि ये सब यात्रा लगातार जारी रहे, और इसी तरह आपकी सक्रियता, आपकी एनर्जी बनी रहे, और नए नए कलाकार, नए नए कला साधक आपसे जुड़ते रहें और लाभान्वित होते रहें, आपके अनुभव समृद्ध होते रहें। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मैं एक लाइन पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। हाँ हाँ, ये तो आप बिल्कुल अधिकृत हैं, क्योंकि आपने बता दिया कि आप लिख पढ़ भी रही हैं लगातार, तो ये भी उसका हिस्सा है। जी। परवाह नहीं मुझे कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नजरें खुद से और अपने ईश्वर से मिलानी है, लोगों से नहीं। क्या बात है, यही होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के इसी का साथ। इसी का सबसे ज्यादा वर्चस्व है। लोग खूब कहा करते हैं, और यही यथार्थ भी है कि हमें उनकी कोई परवाह नहीं करनी। नहीं करनी चाहिए, बहुत और सही। मैं करती भी नहीं हूँ। और आप मेरे बहुत अच्छे एक तरह से आदर्श हैं। आपकी लिखने को, पढ़ने को, आपके व्यवहार को, आपकी आत्मीयता को। आप इतने इमोशनल हैं कि मेरे कई समस्याएं आपकी चीजों को पढ़ने से ही सॉल्व हो जाती हैं। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ। जब आपका नेशनल अवार्ड मिला तो मैं दर्शक दीर्घा में बैठी हुई तालियां बजा रही थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बहुत अपने लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा रहे और शामिल हुए, और उससे मेरी खुशी सार्थक हुई। आगे भी उसी तरह से कुछ सत्कार करते रहने की प्रेरणा मिली। और कुछ कुछ उसी का ये आयाम है कि बातों बातों में की कड़ी देखते देखते हम लोग 155 कलाकार, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतना सब कुछ कर पाया। बहुत मुश्किल लेकिन काम है, रोज रोज लाइव होना। लेकिन तकनीकी धोखा दे जाती है, देखा आज भी गई। तो फिर भी आप हारे हारे नहीं है, आप इतना काम करते हैं, मैं आपको सल्यूट है मेरा। अरे, तो फिर और किसी प्लेटफॉर्म पर मिलना होगा। पक्का। मैं पुनः बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आभार कि बहुत वीकेंड आपका बहुत और सुंदर हो, सार्थक हो, सदुपयोग हो थैंक यू। इसका। बहुत और बहुत आप स्वस्थ धन्यवाद। रहें। कोरोना वॉरियर है ना, वॉरियर कहते हैं। हाँ जी। थैंक यू बहुत सुनील बताओ। जी। बहुत बहुत ओके। आपका आभार। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सभी जो सुनने वाले, जो देखने वाले हमारे बीच रहे, उन सबको निश्चित रूप से बहुत अ, अच्छे अनुभव हुए होंगे।
और हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। कल भी मैं रहूंगा। कल कथक की एक सुविख्यात नृत्यांगना नई दिल्ली से है, ऋचा जैन जी, वो रहेंगे हमारे साथ। आप हाँ, सब बहुत फिर से अच्छी। पधारे मेरे यहाँ। नमस्कार। पक्का। नमस्ते सर। बाय बाय।